नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर नगीना सांसद चंद्रशेखर रावत से जुड़ी है, जिन्होंने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। तो क्या बोले सांसद, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात उत्तराखंड विधानसभा सत्र की, जहां एक बार फिर वोटर लिस्ट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर तीसरी खबर में बात संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की, जिन्होंने एक बार फिर योगी सरकार को निशाना बनाया। और फिर चौथी खबर में बात मदरसे बोर्ड की। धामी सरकार नई शिक्षा बिल को लेकर आई है, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या देवभूमि में मदरसे बैन हो जाएंगे। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर नगीना के सांसद और आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत से जुड़ी है। चंद्रशेखर ने हाल ही में चुनाव आयोग पर ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाते हैं, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच होती है। बिहार के लोकसभा चुनाव हुए और उसके ठीक एक साल बाद आप 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा देते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या आपकी रिपोर्ट तब गलत थी या अब गलत है। क्या विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयुक्त अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी भाषा एक जिम्मेदार अधिकारी की नहीं बल्कि एक नेता की थी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग कब जवाबदेह होंगे, कब वो डेटा देंगे, देश ये देख रहा है। ये बयान इतना गंभीर है कि इसने न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ताधारी बीजेपी को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रशेखर का ये बयान उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा है या वाकई में उनके पास कोई ठोस सबूत है। अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहिए, ना कि सड़क पर बयानबाजी करके सियासत गरमानी चाहिए। बीजेपी ने इस बयान को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि चंद्रशेखर अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए ऐसे बयानों का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर चंद्रशेखर को लगता है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है तो उनके पास कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। चंद्रशेखर आजाद की सियासी पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वो भले ही 2024 में नगीना से सांसद चुने गए हो, लेकिन उनका आजाद समाज पार्टी का संगठन अभी भी सीमित है। उनके इस तरह के बयान उनकी दलित और मुस्लिम वोटरों के बीच छवि मजबूत करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ये बयानबाजी बिना सबूत के उनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठा सकती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस पर बिना सबूत के आरोप लगाना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि जनता के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश भी हो सकती है। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर उत्तराखंड से है, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में कथित धांधली का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर वोट चोरी और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक तिलक राज बीहड़ ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश में जो गुंडा राज हुआ, चाहे वो आरक्षण बदलने की बात हो या जिला पंचायत चुनाव जीतने की हो, गोलियां चली, अपहरण हुए, वोट चोरी हुए। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये वोट चोर है। उत्तराखंड में भी वोट चोरी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने सत्र के अंदर अपनी बात रखने के बजाय विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसे बीजेपी ने सियासी नौटंकी करार दिया। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी जानबूझकर विपक्षी वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा रही है ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन यह सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस को वाकई में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का शक है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाती।
सड़क पर प्रदर्शन और नारेबाजी से क्या हासिल होगा? बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार की हताशा में ऐसे हथकंडे अडॉप्ट कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने विकास और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर शानदार काम किया है और कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो बेवजह हंगामा कर रही है। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस पहले से ही कमजोर स्थिति में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस केवल 19 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में कांग्रेस का ये हंगामा उनकी सियासी जमीन बचाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इससे जनता का भरोसा जीतना मुश्किल लगता है। वोटर लिस्ट का मुद्दा बिहार में भी विपक्ष उठा रहा है और अब उत्तराखंड में भी इसे उठाकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। अब उत्तराखंड में क्या माहौल वोटर लिस्ट को लेकर बनता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात तीसरी खबर की, जो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी है, जो एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बर्क ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कई बार तीखे बयान दिए हैं, लेकिन इस बार वो खुद गंभीर आरोपों में घेरे हुए हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में बर्क का नाम सामने आया। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। इतना ही नहीं, बर्क पर बिजली चोरी का भी आरोप लगा और उनकी कोठी पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बर्क ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो हिंसा के समय संभल में नहीं थे और ये सब योगी सरकार की साजिश है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बर्क इतने बेकसूर है तो कोर्ट के बुलावे पर वो क्यों नहीं जाते हैं टाइम पर? अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहिए, ना कि बयानबाजी करके जनता को भटकाना चाहिए। संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की जान गई और पुलिस का कहना है कि बर्क ने बिना अनुमति के मस्जिद में भीड़ जुटाकर भड़काऊ बयान दिए। इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि बर्क की कोठी में अवैध निर्माण पाया गया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति किसी से छिपी नहीं है। बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क भी विवाद से भरे बयानों के लिए जाने जाते थे और अब जियाउर रहमान बर्क उसी राह पर चल रहे हैं, लेकिन इस बार वो खुद कानून के शिकंजे में फंसे गए हैं। पहले उन्हें बुलडोजर से दिक्कत थी, लेकिन अब जब खुद उनका घर बुलडोजर की चपेट में आने को तैयार है तो उन्हें दिक्कत होने लगी है। बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि सीएम योगी ने कई बार साफ किया है कि एक्शन मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि राज्य को साफ करने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पहल है। यानी बर्क भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी ये सियासी चाल उनके घर को बचा पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड से जुड़ी है, जहां धामी सरकार ने एक नया शिक्षा बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद अल्पसंख्यक शिक्षा को और समावेशी बनाना है, जिसमें न सिर्फ मुस्लिम बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को भी शिक्षा के लाभ मिल सके। लेकिन इस बिल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या उत्तराखंड में मदरसे बैन हो जाएंगे? विपक्ष, खासकर कांग्रेस और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनका दावा है कि धामी सरकार इस बिल के जरिए मदरसों को बंद करने की साजिश कर रही है, लेकिन हकीकत में ये बिल क्या कहता है? धामी सरकार का कहना है कि नया शिक्षा बिल मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है। इस बिल के तहत मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और उनकी फंडिंग और निगरानी को पारदर्शी बनाया जाएगा। बीजेपी का तर्क है कि ये बिल मुस्लिम बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर देगा, ना कि मदरसों को बंद करेगा। लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की हिंदूवादी एजेंडा का हिस्सा बता रहा है। उत्तराखंड में पहले से ही मदरसों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। कई मदरसों के मामले सामने आए हैं जहां तालिबानी शिक्षा दी जा रही थी, या तो मदरसे के अंदर कब्र पाई गई, या कभी मदरसे के अंदर धर्मांतरण के मामले सामने आए, या फिर मदरसे की फंडिंग के पीछे पाकिस्तान सामने आया। लेकिन फिलहाल धामी सरकार का ये कदम उन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में है जिनको स्कूली शिक्षा न मिलने के कारण जॉब के लिए दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन विपक्ष की बयानबाजी और सियासी नौटंकी ने इससे विवाद का रूप दे दिया है। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।